चर्चा के तहत हम लगातार कहते आ रहे हैं कि अब इस देश में और कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है चुनावी हो रहा है। राज्यों के स्तर पर बात करें तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं 2023 के तहत, उसको लेकर कहानी चल रही है। वहीं देश के संदर्भ में भी 2024 को लेकर तैयारी है। सत्ता पक्ष और या विपक्ष वह अपने अपने तरीके से समीकरण बिठाने में लगा है। सरकार अगर कोई नीति लेकर आ रही है, कोई घोषणा कर रही है, कोई ऐलान कर रही है, कोई कार्यक्रम कर रही है, तो उसके मूल में 2024 में अपनी जीत सुनिश्चित करना है। और विपक्ष की आवाज अगर मुखर हो रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ध्वनि 2024 को लेकर ही सुनाई देती है। तो 2024 की जमावट जो चल रही है उसी के तहत 3 तारीखें निकल कर आई। पहले आई 19 मई, फिर आई 12 जून और अब आई है 23 जून। और यही हमारा विषय है, 24 का चुनाव एकता पर दांव। विपक्षी एकता की मुहिम की कमान 3 बड़े नेताओं ने संभाली थी अलग अलग मौके पर। एक मौके पर किसी में तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख हुआ करते थे, जो वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी है, चंद्रशेखर राव। उन्हें लगा राज्य में बहुत कुछ हो गया, अब देश के स्तर पर कुछ किया जाए, तो अपनी पार्टी का नाम ही बदलकर उन्होंने माना कि पूरे देश में उनका जनाधार हो जाएगा। तो उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील कर दिया, बीआरएस, टीआरएस से बीआरएस, और उसके तहत वो निकले दिग्विजय यात्रा पर। लेकिन अब उनके बेटे ने ऐलान किया है कि हमारे पिताजी ने, अर्थात तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने, विपक्षी एकता की कोशिशों को छोड़ दिया है। दूसरी कोशिश जो करते रहे हैं लगातार वो है शरद पवार, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वह भी विपक्षी एकता के समय समय पर दुहाई देते थे, पर हालात अपनी पार्टी के उनके कुछ ऐसे बने जिसके चलते उन्होंने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से एक बार मौखिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। मनोहार के बाद वो फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन अब विपक्षी एकता को लेकर कहीं कुछ करते दिखाई नहीं देते। तीसरा नाम है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उस बिहार के मुख्यमंत्री हैं जहां पर उनकी अपनी पार्टी की हैसियत तीसरे नंबर की है। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी अब इस मुहिम में जुट गई है कि देश में विपक्षी एकता का शंखनाद किया जाए। इसके लिए वो कई शहरों में घूमे, कई राज्यों में घूमे, कई नेताओं से मिले और अपनी कोशिशों के तहत एक तारीख उन्होंने निकाली थी। वो तारीख 19 मई थी, पर बात बनी नहीं क्योंकि कोई नेता उसमें आने को तैयार नहीं। फिर तारीख आई 12 जून, लेकिन 12 जून को ना तो राहुल गांधी के पास विपक्षी एकता के लिए समय था, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे हो। पर कांग्रेस की अहमियत है और कांग्रेस की अहमियत को महसूस करते हुए उस तारीख को फिर आगे बढ़ाया गया और वो तारीख निकाली गई जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों की सहमति आई है, 23 जून। तो 23 जून को पटना में विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे इकट्ठे होंगे। उनमें अगर नहीं होंगे तो टीआरएस के चंद्रशेखर राव नहीं होंगे, और उसमें अगर नहीं होंगी तो बहन जी अर्थात मायावती जी नहीं होंगी, पर अखिलेश यादव होंगे, जयंत चौधरी होंगे, स्टालिन होंगे, शरद पवार होंगे और तो और ममता बनर्जी होंगी। तो ऐसे तमाम नामों का एक साथ जुटकर क्या संदेश देश को देना है, इस पर हम बात करेंगे। तो विपक्षी एकता की इस कोशिशों को कितनी गंभीरता से लिया जाए और इसको लेकर क्या संभावनाएं 2024 में देखी जाए, इस पर आज बात करते हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान भी मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं और देश की सियासत से जुड़े इस अनूठे घटनाक्रम पर कुछ गंभीर विमर्श करने की हम तो कोशिश करते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा विचार सूत्र इन एकता की कोशिशों को समर्पित है और ये कहता है कि जिन सवालों का सामना करना पड़ता है उन्हें अनदेखा करके आप एकता नहीं पाते। जय विद्रिल के द्वारा ये कमाल की बात कही गई थी। तो विपक्षी एकता के संदर्भ में सबसे पहले तो सवाल यही आता है, नेतृत्व कौन करेगा, चेहरा कौन होगा, जनता किसके भरोसे नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर अपने आप को साथ जोड़ पाएगी। क्या इसका उत्तर इन तमाम विपक्षी दलों ने खोज लिया है? इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता सुनील राजपूत हमारे साथ हैं इस अनूठी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी मौजूद हैं, वर्तमान में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, दुनिया का भी दावा कर लेते हैं, वो हमारे साथ है। हमारे साथ जो इस एकता की पहल को नेतृत्व दे रहे हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर भारती मेहता जी खासतौर पर मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के।
और इनके बीच में आईना दिखाने के लिए हमारे साथ श्रवण गर्ग जी है। किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, श्रवण जी है तो आईना दिख ही जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं और सुरेंद्र जी से ही समझना चाहते हैं विपक्षी एकता की कोशिशों को कैसे देखते हैं सुरेंद्र राजपूत जी। कांग्रेस की लाचारी के रूप में देखें, कांग्रेस की बेचारगी के रूप में देखें, या कांग्रेस की अहमियत के तौर पर देखें कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के मुकाबले देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल ने आखिरकार मान लिया है कि हमसे अकेले अब चुनौती देना, निपटना संभव नहीं है। इसलिए जो हमें चुनौती देते रहे या जो हमसे ही निकले हुए हैं उनको बैसाखी बनाया जाए और उनके भरोसे इस दौड़ को पूरा किया जाए। तो सुरेंद्र जी थोड़ा दृष्टि मिले। स्मृति ईरानी ने कहा है आज कि जो स्वयं खड़े नहीं हो सकते हैं एक दूसरे को सहारा देकर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं सुरेंद्र जी स्मृति ईरानी के इस विचारोत्तेजक बयान पर? हिमांशु जी, सबसे पहले तो मेरे लिए विचार उत्तेजना आपके बातों से आती है जी। ऐसे किसी व्यक्ति के बातों से नहीं आती है जो अपने कई चेहरे रखता जी। ऐसे इतने चेहरे रखता हो कि अगर वो कभी महिलाओं के मुद्दे पर बात होनी हो तो संसद में झूठा अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर बाहर हाथरस की बेटी पर कोई अत्याचार हो रहा हो तो चुप्पी साध लेते हैं। पहलवान बच्चियों पर कोई अगर अत्याचार अनाचार हो रहा हो तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों से कभी भी विचार उत्तेजना नहीं आती। मेरी आवाज मुझे वापस मिल रही है, थोड़ा ठीक करा दीजिए जी। तो ऐसे लोग जो जिनको ये पता चल जाता है कि वायनाड में एक हाथनी मर गई है तो बाल खोल करके बैठ जाती हैं धरने पर और भाषण पे और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो हाथनी वायनाड पर नहीं है तो वो फिर अपना दुकान समेट करके चली जाती हैं। रुपए के सिलेंडर पर जो है वो चली जाती हैं अपना ढोल बजाने के लिए मार्केट में पूरी तरीके से, लेकिन आज 1200 रुपए के सिलेंडर पर चुप है। तो ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। आप हैं, आप हर शख्स से सवाल पूछते हैं, श्रवण जी हैं, श्रवण जी के कठिन सवालों का भी जवाब देंगे, आपके भी कठिन सवालों का जवाब देंगे। वो कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। मसला यहां पर यह है कि आप 3 सवाल लगातार पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, हम कमजोर हैं। ये तो अपने आप सामने दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सांसद है, हमारे पास 54 है, अपने आप है सामने। अगर आज की डेट में प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उसको स्वीकार करने में कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी बात है। संगठनिक रूप से भी हम अपना ताकत लगा रहे हैं, लेकिन जिस दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है, हमने उस दिन के बाद अपना काम किया है, भारत जोड़ो यात्रा की है, जिसका प्रतिफल हमें भी कर्नाटक में भी मिला है। इससे पहले हमने हिमाचल का भी चुनाव जीता है। प्रतिपक्ष ने तमाम राज्यों के चुनाव जीते हैं, प्रतिपक्ष ने बंगाल का चुनाव जीता है, प्रतिपक्ष ने अन्य जगहों के चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार रॉबरी करके बनाई है, आपके सामने है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को तोड़ करके ईडी के जरिए उन्हीं एमएलएस को तोड़ करके जिनको ईडी का संबंध दे करके और क्या क्या किया हुआ एक नाथ शिंदे को आपको सब पता। तो उस दिन से, जिस दिन 2019 के बाद से हम लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे साथी लगातार छोड़ते जा रहे हैं, वो कमजोर होते हैं। अकाली दल ने छोड़ा, जनता दल यूनाइटेड ने छोड़ा, शिवसेना ने छोड़ा। ये 3 प्रमुख राजनीतिक घटक दल हैं जो एनडीए को छोड़ चुके हैं। इस पर इनको जवाब देना होगा। तो हम 2024 की आप तैयारी की बात अगर जब करते हैं, तो जब आप हमें कमजोर कहते हैं तो निश्चित तौर पर 2019 के हिसाब से हम कमजोर है, लेकिन 2023 में हम कमजोर नहीं है। जनता हमारे साथ है, मुद्दे हमारे साथ हैं, चेहरे की जो आप बात करते हैं, हमारे पास कई चेहरे हमारे साथ में हैं, संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र है हमारे साथ में। और आज की डेट में जब हम बात करने चाहते हैं तो आप जैसा चैनल भी हमारे साथ में जो जनता के मुद्दे उठाता है, हाँ, वो बाकी नोएडा के जो हिंदी चैनल्स हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करते रहते हैं, वो हमारे साथ में नहीं है। कोई बात नहीं, श्रवण जी जैसे लोग सत्य के साथ में। तो हमें इसकी परवाह नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, हमें इसकी परवाह है कि हम क्या कर रहे हैं। हम मोदी की बात कर रहे हैं या मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमने मोदी जी की कोई बात नहीं कि हम सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते हैं कि अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक चीन एग्रेशन में है, उसने हमारी भूमि पर कब्जा किया हुआ।
इसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर इसका जवाब मिलना चाहिए तो जवाब इसका यह मिलता है कि वो 20 सैनिकों के हत्यारे राष्ट्रपति से। मैं बहुत विनम्रता से बीच में हस्तक्षेप करता हूं। क्या है, आपने कहा कि स्मृति ईरानी जैसे लोगों पर समय जाया नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 3 मिनट उसी में लगा दिया हमारे और अपने भी। इसके बाद हमने जानना चाहा कांग्रेस की स्थिति के संदर्भ में, उस मजबूरी को समझना चाहा जिसमें कांग्रेस को लग रहा है कि हम अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पा रहे? आपके नेता ने 4000 किलोमीटर तक का सफर कर लिया, इसके बावजूद भी आप कहां बैसाखियों के भरोसे, ये जानना है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो सवाल है ना, वो चेहरे के संदर्भ में है कि क्या ये तमाम राजनीतिक दल जो बिहार में इकट्ठा होने वाले हैं पटना में 23 तारीख को, यूपीए की सरपरस्ती में जिसका नेतृत्व सोनिया गांधी करती हैं, एनडीए को चुनौती देने का मन बनाएंगे, या ये चाहेंगे कि यूपीए अतीत की बात हो गई, अब आप हमारे नेतृत्व की बात ना करें, हम में से एक होकर बात करें। इसके लिए कांग्रेस ने मन बना लिया है। तो थोड़ा सुरेंद्र राजपूत जी इस पे बताएं। बाकी मुद्दों को लेकर फिर कभी बैठक करेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे। आज तो आपकी क्या स्थिति है ना, इसको लेके गंभीर है। विपक्ष कैसे लड़ेगा, इसे जानने में देश की दिलचस्पी है। थोड़ी हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए ना सुरेंद्र जी। मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपकी किसी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एक चीज को ध्यान दीजिए कि हमने कभी भी, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चाहे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, अपने साथियों को खाने की कोशिश नहीं की। हम में से दल निकले हैं, दलों को हमने नहीं निगला है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही कि दलों को ही खत्म कर दो। हाँ, ये बात अपने आप में सच है कि सांगठनिक रूप में जिस तरीके की बात 2019 में थी, हम कमजोर थे, लेकिन 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद सार्वदेशिक रूप से अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर अरुणाचल तक सार्वदेशिक रूप से कोई पार्टी लड़ रही है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और जो जो पार्टियां क्षेत्रीय स्तर पर लड़ रही हैं बड़ी मजबूती से अपनी भाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन सारी की सारी पार्टियों का एक सामाजिक सहचर्य और राजनीतिक सहचर्य के हिसाब से स्वागत है, सामूहिक नेतृत्व के हिसाब से स्वागत है। यहां पर चेहरा वर्सेस चेहरा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। यहां पे मोदी वर्सेस मुद्दे हैं, इसीलिए मैं मुद्दों की बात कर रहा था। ये जो दूसरी बात, आप एक बात बताइए मुझे कि खाली आपने कहा कांग्रेस कमजोर हो गई है। सच बात यह, कांग्रेस कमजोर नहीं हुई, देश कमजोर हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। हां, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है तो ये देश जब। सुरेंद्र जी, एक सवाल और करता हूं, थोड़ा विस्तार देता हूं चर्चा को। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जैसे चेहरे को नजरअंदाज करके सामूहिक नेतृत्व की बात करना इस लड़ाई को कुछ कमजोर कर देगा? ये देश व्यक्तित्व के ऊपर मोहित होता है। इतिहास है देश का हजारों साल का, आजादी के बाद के नहीं, आजादी के पहले का भी। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, क्या आप नहीं मानते कि राहुल गांधी ने अपने त्याग से, अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से वह हालात बना लिए हैं कि विपक्षी दलों को उनके चेहरे पर सहमति बनाना चाहिए और उस चेहरे को सामने लाकर एक निर्णायक फैसला होना चाहिए? या आपको लगता है कि नहीं, अभी अपना नेता इतना मजबूत नहीं है नरेंद्र मोदी जैसे वैश्विक नेतृत्व का मुकाबला कर सके? इसलिए भाई सामूहिक नेतृत्व पे भरोसा रखो, सब मिलजुल कर कोशिश करो, हो जाए कुछ। जी सुरेंद्र जी, जो नेता वैश्विक रूप से अपनी हंसी उड़वा रहा हो, उसके लिए आप वैश्विक नेता आप कह सकते हैं। हमारा सक्षम प्रधानमंत्री पद है जो वैश्विक रूप से एक सम्मान प्राप्त कर रहा है, व्यक्ति नहीं सम्मान प्राप्त कर रहा है। मैं आपको बहुत साफ कह देता हूं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है, कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस एक सबल रूप से, सक्षम रूप से श्री राहुल गांधी जी के पीछे बिल्कुल चट्टान की तरीके से खड़ी है और राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता पूरे देश में इस वक्त सर्वाधिक है। ये अपने आप में सच है। लेकिन इसके बाद भी हम नोएडा मीडिया के जो सवाल उठते हैं, नोएडा का जो हिंदी गोदी मीडिया जिसको मैं कहता हूं, जो लोग ये अपने ये सवाल करके विपक्षी एकता को खंड खंड करने की कोशिश करना चाहते हैं, उन सारे लोगों को करारा जवाब मिलेगा सामूहिक नेतृत्व से। चूंकि यहां पर मसला चेहरा वर्सेस चेहरा जैसे ही आप करते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी, उनकी पीआर एजेंसी और उनकी इवेंट एजेंसी और गोदी मीडिया के ट्रैप में आप फॉल हो जाते हैं। मोदी वर्सेस मुद्दे हैं, देश में संसदीय प्रणाली है। आप मुझे बताइए, तो मोदी वर्सेस मुद्दे पर जाना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, चेहरे पे उलझ जाएंगे। ट्रोल मीडिया, ट्रोल एजेंसी जो है ना, वो परेशान कर देगी। गोदी मीडिया जो है ना, हलाकान कर देगा। सुरेंद्र राजपूत जी और उनकी पार्टी में फंसना नहीं चाहते, अच्छी बात है।
मुझे चर्चा के लिए मुकेश त्यागी जी के पास आना है, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष की एक आवाज और ले लेता हूं, जो इसके सूत्रधार है उनकी बात भी आ जाए तो फिर मुकेश त्यागी जी से बात करने में थोड़ा आनंद ज्यादा आएगा। तो डॉक्टर भारती मेहता जी आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, सुरेंद्र राजपूत जी ने कांग्रेस की ओर से बोलते हुए बता दिया है कि नेतृत्व के संदर्भ में समझौता हो गया। भाई हम नहीं चाहते कि हमारे नेतृत्व में चुनाव हो, सामूहिक नेतृत्व में हो। तो नीतीश जी की क्या मंशा है, क्या सोचकर पटना में बुला रहे हैं, और पटना में बुलाते समय कुछ लोगों को क्यों छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा इस पर रोशनी देंगे। देखो हिमांशु जी, आपने जो कहा है कि नीतीश कुमार जी की मंशा क्या है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि शुरू से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता कह रहे हैं कि हम जो देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध पार्टियां हैं उनको एकता के मंच पर बुला रहे हैं, और नेतृत्वकर्ता कौन होगा, ये तमाम चीजें क्या होंगी, ये आगे तय की जाएंगी। और साथ ही जब आप इस डिबेट का संदर्भ बता रहे थे तो एक चीज मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आपने प्रारंभ किया कि 23 की मीटिंग 19 को पहले प्रस्तावित थी, फिर 12 को प्रस्तावित थी जो नहीं हो सकी, और फिर 23 को हो रही है। आपने ये भी कहा उसमें कि राहुल जी को वक्त नहीं था इस बेवजह की मीटिंग के लिए। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अभी आपके पहले मैं एक और नेशनल चैनल पे थी किसी पे, कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऑन डिबेट कहा कि चूंकि आदरणीय राहुल गांधी जी का समय इस समय 12 तारीख को अमेरिका में पहले से कहीं मुकर्रर था, इसलिए वो 12 की मीटिंग में आने के लिए असमर्थ थे वो। तो वजह ये थी, जबकि उसकी व्याख्या की जा रही थी, जबकि मुझे लगता है कि एक प्रधान संपादक होने के नाते, और जैसा कि मैंने भी सुना है आपके बारे में कि थोड़ा तटस्थ भाव में डिबेट होना चाहिए कि ये भारती जी इसमें तटस्थता कहां सवाल के दायरे में आ गई। भाई राहुल गांधी जी के पास 12 तारीख के लिए समय नहीं था। समय क्यों नहीं था, वो अमेरिका में व्यस्त थे इसलिए इसके लिए समय नहीं दिए। पर चूंकि राहुल गांधी इस बैठक में नहीं आ रहे थे इसलिए तारीख बदली गई और बदलकर 23 तारीख तय की गई। क्या ये कांग्रेस की अहमियत को नहीं दर्शाता? इसमें तटस्थता का घेरा कहां से आ गया, थोड़ा आप बताएं ना। मैं भाई आप भी वही बात कह रही जो मैंने कहा कि भाई राहुल गांधी के पास 12 तारीख को समय नहीं था। आप खुद बोल रहे हैं कि हाँ वो अमेरिका में थे इसलिए 12 के लिए समय नहीं था। राहुल गांधी तरजीह नहीं दे रहे थे, इस पर मैंने अपना पक्ष रखा कि कांग्रेस के द्वारा कहा गया हमारे सक्षम नेतृत्व को कि वो इंडिया से बाहर है, इसलिए 12 के बाद की तिथि रखी जाए। अगर भारती जी आपने ये महसूस किया तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राहुल गांधी ने तरजीह नहीं दी, ये एक मनोभाव तो हो नहीं सकते। इसलिए नहीं हो सकते, अगर राहुल गांधी को तरजीह नहीं दी तो राहुल गांधी को 23 तारीख को भी नहीं होना चाहिए। पर 23 तारीख को राहुल गांधी भी आ रहे हैं और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहा है और कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा भी आ रहा है। तो तय बात है कि 23 तारीख की बैठक की अहमियत है, तभी दोनों नेता शामिल हो रहे हैं, इसलिए उसमें कोई संशय नहीं। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो और जहां तक कहा गया कि पटना में क्यों, तो माननीय नीतीश कुमार जी इस मुहिम को लेके आगे निकले हैं, और निश्चित तौर पर ये सोशल पॉलिटिकल लाइफ में सामान्य लोक व्यवहार होता है कि व्यक्ति कोई मीटिंग कोई चीज चाहता है कि पहली बार हम लोगों के यहाँ सामान्य बिहार में कहते हैं कि पहला न्योता लोग देता है कि आया जाए बैठा जाए, और वो मीटिंग कहीं हो सकती थी पूरे भारत में, मगर ये सौभाग्य बिहार को मिला है। इसके लिए हम लोग 18 दल जो 23 को आ रहे हैं उसके प्रति मैं जदयू की तरफ से आभार भी प्रकट करती हूँ कि इस कल क्या होगा। निश्चित तौर पर हम लोग तो सकारात्मक सोच के साथ चल रहे हैं आगे, मगर कल क्या होगा वो तो भविष्य की बात है। मगर इस ऐतिहासिक मौके का गवाह पुनः बिहार और पटना बन रहा है, इसके लिए मैं तमाम पार्टियों का भारती जी मेरे 2 सवालों का उत्तर दीजिए, सबका स्वागत कीजिए, सबके प्रति आभार जताइए। एक तो ये बताइए कि बहन जी को आप क्यों नहीं बुला रहे? नाम है उनका बहन मायावती, जानकारी है कि उनको न्योता नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या नाराजगी, एक तो ये बताइए। और दूसरा, जो स्वयं चल के पटना आए थे माननीय चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनका नाम भी सूची में शामिल नहीं है। विपक्षी एकता की मुहिम को उन्होंने भी शुरू किया था, नीतीश कुमार जी के पास वो स्वयं चलकर आए थे। नीतीश कुमार जी अपने यहां इतना बड़ा मजमा लगा रहे हैं, इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं, इतनी बड़ी उम्मीद देश में जगाने जा रहे हैं, उसमें चंद्रशेखर राव नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे भाई? हिमांशु जी, ये मैं इसका उत्तर दे देती हूं, मगर इस 23 के लिस्ट में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे,
ममता बनर्जी, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, ये सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य, ये तमाम लोग आ रहे हैं। ये चीज आप कहना चाहते हैं कि ये आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पर ये तो हो सकती है कि किसी बिंदु पे या तो सहमति नहीं बनी हो, या देखा जाए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुत हो सकता है कि उनकी सहमति मनोभाव उनका नहीं जुटा हो इस विपक्षी एकता मंच पर। मगर मुझे आशा है कि आगामी समय में ये दोनों लोग भी इस मंच पर दिखेंगे। कुछ कारण हो सकते हैं, स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई, मैं इससे भी इनकार नहीं करूंगी कि हो सकता है कि कोई सैद्धांतिक विभेद ही हो जो वो नहीं आए हैं, ऐसा हो सकता है। मगर हम सुरेंद्र राजपूत जी से पूछेंगे इसको अगले चरण में कि भाई इन दोनों को क्यों नहीं शामिल किया गया है, उन्होंने आने से इनकार किया या उन्हें आमंत्रण के लायक नहीं समझा। देखिए मुकेश त्यागी जी आपके पास आते हैं, देखिए हमें पूरी लिस्ट बताइए डॉक्टर भारती मेहता ने कितने नामचीन लोग और वो लोग जिन्होंने अपने अपने राज्यों में आपको ठीक से पानी पिलाया हुआ है, अब मिलकर पानी पिलाने के हसरत के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। घबरा तो नहीं है मुकेश त्यागी जी आप? डॉक्टर हिमांशु बिल्कुल नहीं घबराए हैं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि विपक्ष में एकता मजबूत हो ताकि हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत हो। राहुल गांधी जी जिस प्रकार का वक्तव्य विदेशी धरती पर दे रहे हैं जी, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से उनको उत्तर मिला है अमेरिकन प्रेसिडेंट के स्पोक्स पर्सन के माध्यम से व्हाइट हाउस में कि यहाँ पे इंडिया में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उनका जाके आप देख के आइए। तो इस प्रकार के जो बचकाने वक्तव्य हैं वो वहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका में या यूके में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहां पे भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है, राहुल गांधी जी जिस प्रकार से चाक बनाई है, परंतु हिंदुस्तान में मुझे ये बताइए हिमांशु जी, ये पूर्व निर्धारित डेट मुलतवी की गई है, 12 जून से 23 जून की गई। तो आप समझ रहे हैं कि उस समय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के बारे में इनको याद दिख गए थे। राहुल गांधी जी का ये कार्यक्रम बहुत पहले बना होगा, वहां पे बड़ा व्यवस्था की गई है। तो नंबर एक तो यहाँ पर राहुल गांधी जी को अब एकोमोडेट कर रहे हैं। अब उसमें भी मुझे लगता है 23 को भी शायद चेंज होगी डेट, क्योंकि पटना से हो सकता है ये शिमला की ओर चली जाए, वहां पे सोनिया जी वहां पर रिकवरी कर रही है। तो ये अभी आप देखिएगा आगे आगे कितना इनमें परिवर्तन आता है। तो ठीक है, आप मिलिए, ये महत्वाकांक्षियों का मेला है और आप लोग वहां पे पर्यटन करने जाइए, वहां पे चोखा लिट्टी खाइए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जो दरार इतनी गहरी है आपस में, दिलों में इतनी दूरियां हैं कि इनका समन्वय होना असंभव है। जब मैं बीच में रोकता हूं मुकेश त्यागी जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात शुरुआत में की, हालांकि बाद में आप अपने बयान से कुछ विचलित हो गए। आपने बड़ा अच्छा है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए है, विपक्षी सारे इकट्ठे हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर बाद में आप कहने लगे संभव ही नहीं है। पर मुकेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपने बड़ी मेहनत की इन सबको एक मंच पर लाने के लिए? चुन चुनकर जैसे जैसे आपने इन लोगों के संदर्भ, इनका आरोप है कि आपने प्रताड़ित किया, इन सबको दिख गया कि आपका मुकाबला अगर करना है तो मिलकर ही होगा। अपने इस योगदान के संदर्भ में, अपने इस प्रयास के संदर्भ में कि आपने जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे, वो गले मिलने के लिए भी तैयार है। अपनी इस उपलब्धि के संदर्भ में क्या सोचते हैं? चूक तो नहीं हो गई? कुछ कम करना था, हर एक को नहीं करना था, क्या कहते हैं मुकेश त्यागी जी? रणनीति भूल तो नहीं हो गई? हिमांशु जी, मेरे दो पहलू क्या कह रही हैं, जयराम रमेश क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस को सीट जितने मिलने चाहिए। इनका एक तरफ फॉर्मूला यह है कि उसी सीट पर लड़ाया जाए जहां पर जीतने की संभावनाएं ज्यादा हो, एक ही जगह पर एक कैंडिडेट को लड़ाया जाए। तो ये जो इस प्रकार की विपक्ष की बातें हो रही हैं और साथ साथ में विरोधाभास की बातें भी आ रही हैं, तो मैं समझ रहा हूँ इनमें आपस में एकता समन्वय देखते हैं कि कैसे होता है 2024 के पार्लियामेंट में। पर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस भारी संख्या में अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी, वो जयराम रमेश की बातों से नजर आ रहा है। फिर से अपने सवाल के संदर्भ में कुछ तथ्य आपको देता हूं। आप राहुल जी को ईडी का नोटिस दे देते हैं, सोनिया जी को भी ईडी का नोटिस दे देते हैं, अभिषेक बनर्जी के यहाँ पर उनकी पत्नी को जो है एयरपोर्ट से रुकवा देते हैं, अरविंद केजरीवाल अगर सुप्रीम कोर्ट से जीत जाते हैं तो आप नया अध्यादेश ला देते हैं। तो कुल मिलाकर एक लंबी फेरिस्त है ना। उद्धव ठाकरे के संदर्भ में अलग कहानी कर देते हैं, स्टालिन के संदर्भ में अलग कहानी कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, इतना पुरुषार्थ किया जितना इन सब ने मिलकर नहीं किया साथ आने के लिए? आपने कोशिश की, अलग अलग ना रह जाए कोई, सबको साथ ला दिया। अब इस कोशिश से कितने अभिभूत है मुकेश जी आप? इसका उत्तर मिले तो फिर मैं श्रवण जी के पास आपकी मेहनत के इस प्रतिफल को जानने के लिए आऊं।
देखिए, इन्होंने शुरू से ही लांछन लगाए भारतीय जनता पार्टी। पहले ईवीएम को लेकर के बहुत लांछन लगाए हैं। इन्होंने लंदन में जाकर वह मुजाहरा किया ईवीएम मशीन का। तो अब जब कर्नाटक में जीत गए तो इनका ये वाला जो है फुस हो गया। अगर पार्लियामेंट में हम लोग फिर से इलेक्शन जीत जाएंगे तो ये किसी ना किसी बहाने ईवीएम पे या और ऐसी चीजों पर बहाने, ईडी पे, सीबीआई पे, तो ये जो है खिसियानी बिल्ले खंबा खसाटे वाला काम है। इस पर कभी ईडी का ले आते हैं। अरे भाई, आपकी जमीनी हकीकत इतनी मजबूत नहीं है। आप जिस जमीन पे खड़े हैं वो नीचे से आपके खिसक चुकी है। आप कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैं समझता हूँ डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। हर प्रकार से आप विभाजित है, हर प्रकार से विरोधाभास है, अंतर्द्वंद से आप लोग घिरे हुए हैं, विचारधाराओं में आपकी एकता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आपके पास नहीं है, कोई नाम नहीं है। किसके नाम से आप चुनाव लड़ेंगे जरा मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ? आपके पास वहीं पर आपका इंजन ही नहीं है। आपका तो अरे कमाल है मुकेश जी, आप तो अपना इतिहास ही नहीं पढ़ते भाई। आप जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर सरकार बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती। वो महबूबा मुफ्ती भी आपको विचार के स्तर पर कहीं प्रतिद्वंदी नहीं दिखती है, तो आप उनके साथ सरकार बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती है। नीतीश कुमार के साथ भी आप सरकार बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब ये साथ आ रहे तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। इनका तो विचार के स्तर पर कहीं सामने नहीं है। थोड़ा विचार कीजिएगा कि आपने कितनी मेहनत से इन्हें साथ लाया है। पर मैं श्रवण जी के पास आता हूं। श्रवण जी, आपसे जानना चाहता हूं, इतने नेता हमें 23 तारीख को या 18 जन एक मंच पर आ रहे हैं, नीतीश कुमार की कोशिश से आ रहे हैं या माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोशिश से आ रहे हैं? श्रवण जी, क्या कहते हैं आप? देखिए हिमांशु जी, 21 पार्टियों ने जी लोकसभा नई संसद का बहिष्कार किया था जी और उसमें 260 जी सांसद थे लोकसभा और राज्यसभा के। नीति आयोग की बैठक का 10 राज्यों ने बहिष्कार किया था। ये थोड़ा मुश्किल काम तो है विपक्षी एकता का, जी पर ये बहुत जरूरी हो गया है। मैं अपनी बात आपके विषय पर रखता हूं। देखिए जी मैं न तो मुकेश जी का जवाब दूंगा न किसी का दूंगा। एक तो 1998 में मैं खुद था पचमढ़ी में, जी पचमढ़ी कॉन्क्लेव में, जी कांग्रेस की, और जी वहां सोनिया जी से मेरी बातचीत भी हम लोगों की हुई थी। जी पचमढ़ी का अगर आप रिजोल्यूशन देखें, पचमढ़ी का प्रस्ताव देखें, तो दूसरे दलों के साथ मिलकर काम करना और सरकारें बनाने का प्रस्ताव पचमढ़ी में किया जा चुका है। जी ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए, और उदयपुर में भी इसी तरह की बात हुई। मैं अपनी बात को आगे, आपने एक सवाल पूछा था सुरेंद्र जी से कि जो मतदाता है वो व्यक्तित्व पर मोहित होता है। जी आप शायद देख नहीं पाए होंगे, हालांकि आप तो काफी जागरूक पाठक और दृष्टा हैं। जी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एडिटोरियल लिखा है, तो बड़ा चर्चित है, उस पर डिबेट चल रही है इस समय देश भर में, आपको भी आजकल में करना पड़ेगी। जी उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के चुनाव से बहुत धक्का लगा है और कर्नाटक के चुनाव को भाजपा भी झेल नहीं पाई है। उन्होंने लिखा है आरएसएस के मुखपत्र ने कि 2024 में मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व ये काम नहीं आएगा। ये एक बड़ी घोषणा है हिमांशु जी, जी और हमको ये स्वीकार करना चाहिए, आपको भी और हमको भी, कि एक बड़ी घटना हो रही है ये 23 जून को। जी 12 जून को राहुल गांधी अमेरिका में थे और सोनिया जी की तबीयत का एक इशू था और वो पटना नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्होंने पेशकश की थी कि किसी प्रतिनिधि को, सीनियर लोगों को, उन्होंने नाम भी 3-4 बताए थे। जी नीतीश कुमार अड़ गए कि नहीं, उनको राहुल गांधी का होना जरूरी है, उसके बगैर कई तरह की चीजें चली जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएगा मामला और संदेश अलग जाएगा।
ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव जो है ना, ये कांग्रेस का है। जी। और नीतीश कुमार को कांग्रेस ने ही अपनी, सबसे पहले अगर आपको याद हो तो लालू यादव और नीतीश कुमार जब मिलने गए थे तब उन्होंने उनको कहा था, अधिकृत किया था कि आप इस काम को करिए। जी। इस काम को नीतीश कुमार पर डालने के पीछे दो कारण थे हिमांशु जी, कि कांग्रेस जानती है कि सारे के सारे दल कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। मैं इस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि 2019 में एनडीए के साथ कितनी पार्टियां थी और आज कितनी पार्टियां हैं। वो आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने में अखिलेश को दिक्कत थी, ममता बनर्जी को दिक्कत थी, चंद्रशेखर राव को थी, आम आदमी पार्टी को थी। इन 5 राज्यों की 180 सीटें हैं हिमांशु जी। जी। उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना। जी। 180 सीटें कम नहीं होती हैं। कांग्रेस ने एक जो कोशिश कर रही है कांग्रेस कि वो पीछे रहे, अगर विपक्षी एकता में उसकी अगुवाई बाधक होती है तो वो पीछे रहने को तैयार है। तो उन्होंने जानबूझ करके नीतीश कुमार को आगे किया है। तो हमको बहुत सारी चीजों में कि 22 से 23, 12 से 23 क्यों हुआ, राहुल ने तारीख क्यों बदली, हमको बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केवल एक ही चीज कहता हूं कि 1974 का जो मूवमेंट था, जो पटना का था जी। और मैं उसमें उपस्थित था, उन 50 साल होने आए उसको। जी। कितने हुए पता नहीं, 74, 26, हाँ 49 साल हो गए था। मैं मौजूद था उस समय। जी। और विपक्षी एकता का पहला प्रयास 1977 में हुआ था। जी। 46 साल बाद देश में एक बड़ी क्रांति हो रही है हिमांशु जी। जी। और ये अगर असफल हो गई तो बहुत बड़ा एक तरह का, हम कहेंगे, देश एक नए किस्म की राह पर चला जाएगा। जी। तो हम लोगों को एक, जैसे केसी त्यागी ने कहा है कि 375 सीटें आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें एक के मुकाबले एक कैंडिडेट खड़ा होगा। जी। मैं आपको आज की ताजा घटना बताता हूं, क्योंकि मैं गुजराती भी पढ़ लेता हूं और जी। इस पर भी आपको डिबेट करना पड़ेगी कल। गुजरात में 156 सीटें मिली मुकेश जी की पार्टी को। जी। और पिछली बार 99 मिली थी। और एंटी इनकम्बेंसी और मोदी का विरोध जबरदस्त था, उसके बावजूद मिली। गुजरात समाचार की सबसे बड़ी खबर है आज की, आपको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं गुजराती पढ़ लेता हूं। जी। 35 उम्मीदवार जो दिल्ली से भेजे गए थे आला कमान के द्वारा, वो कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधरों ने भ्रष्टाचार करके गुजरात में बदल दी। आप, ये डिबेट चूंकि गुजरात पर नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में बुरी तरह पराजित होते अगर वहां कांग्रेस के लोग कांग्रेस को धोखा नहीं देते। तो ये डिबेट उस पर नहीं है, अपन इस पर आए कि ये बड़ा काम है। मैंने शुरू में अपनी बात कही कि मैं श्रवण जी आपसे थोड़ा एक सवाल बीच में जोड़ना चाहता हूं, या आप 49 साल पुराने इतिहास पर चले गए। 46 साल बाद विपक्षी एकता के संदर्भ में बड़ी पहल, बड़ी कोशिश के तौर पर आप देख रहे हैं, पर जब 49 साल पहले श्रवण गर्ग जैसा बौद्धिक प्रतिभा का व्यक्ति भी उस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया था, तो उसका कारण था कि एक शख्स था, नाम उसका जेपी था। क्या आपको लगता है कि नेता तो आ जाएंगे, दल भी आ जाएंगे, जनता आएगी क्या? क्या नीतीश कुमार जेपी बन जाएंगे? क्या नीतीश कुमार की मौजूदगी वो माहौल बना देगी
जो जेपी ने पैदा कर दी थी। तो थोड़ा इसके संदर्भ में भी दृष्टि आए ना, 40 साल बाद कोशिश तो ठीक, पर किनके द्वारा? वो नीतीश कुमार, जो कब मोदी के साथ दिखे, कब मोदी के खिलाफ दिखे, कब भाजपा के साथ दिखे, कब भाजपा के पास दिखे। क्या कहते हैं श्रवण जी? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार इसमें कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं हिमांशु जी। जी नीतीश कुमार ना तो जेपी हैं ना जेपी हो सकते हैं, जी और उनकी कोई आकांक्षा भी इस तरह की है तो वो व्यर्थ है, जी क्योंकि नीतीश कुमार खुद को जानते हैं जी और उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो जेपी हो भी नहीं सकते। जी जेपी 72 साल के थे 1974 में जब उन्होंने क्रांति की थी। जी तो इसमें जो पूरा का पूरा करिश्मा है वो राहुल गांधी का है हिमांशु जी, जी और नीतीश कुमार जानते हैं कि देश में इस समय जो करिश्मा है वो राहुल गांधी का है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं हिमांशु जी, और इससे भी पूछता हूं जी कि 2018 में तो राहुल गांधी नहीं थे, जी राजनीतिक परिदृश्य पर इतने सक्रिय नहीं थे जितने आज हैं। 2018 में मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ बुरी तरह हार गई थी कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी, जी और तीनों जगह कांग्रेस की सरकारें बनी थी। जी महाराष्ट्र की सरकार का तो इन्होंने, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र जी ने उल्लेख किया कि आपने अब ये जो बीजेपी है उसने किस तरह से गोवा में या महाराष्ट्र में चीजों को किया है। मैं आपसे केवल एक निवेदन कर रहा हूं हिमांशु जी कि ये जो प्रयोग है जी जो 23 जून को हो रहा है वो महत्वपूर्ण है देश के लिहाज से, और वो उसको सफल होने में हिमांशु जी बहुत टाइम लगेगा। अभी ये पहली बैठक है और मैं कोशिश कर रहा था कि मुकेश जी के एक एक शब्द को सुनूं जी कि वो बोले विपक्षी एकता पर, वो पूरे समय कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे। जी वो बोलते रहे कि पटना से शिमला भी जा सकती है बैठक और फिर आगे बढ़ सकती है। ये बड़ी सीरियस डिबेट है मुकेश जी। जी आपसे मैं चाहता हूं आप बताएं हमें कि ऑर्गेनाइजर ने ऐसा क्यों लिखा होगा। आप बताएं हमें कि कर्नाटक की हार का कारण क्या है। आप बताएं कि विपक्षी एकता क्यों फेल होगी। आप बताएं कि इतने सारे सांसदों ने संसद का बहिष्कार किया, इतने सारे दलों ने, नीति आयोग का, राज्यों ने बहिष्कार किया। आपको क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि आपकी पार्टी को कुछ नजर नहीं आ रहा है कि, और ये जो हिमांशु जी हमारे संजय बने हुए हैं जो धृतराष्ट्रों को बता रहे हैं कि देखिए ये चल रहा है, तो वो भी आपको नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कारण है? क्या कारण है श्रवण जी? आपने कई सारे सवाल किए, इसके लिए मैं मुकेश त्यागी जी के पास जाऊंगा, पर उससे पहले एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपकी चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी भी हामी भर रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व। भारती मेहता जी ने भी कह दिया सामूहिक नेतृत्व, पर आप अपनी टिप्पणी में राहुल गांधी को ही केंद्रित कर रहे हैं। तो आपसे जानना ही चाहता हूं कि विपक्षी दलों की इस सम्मेलन से आपकी अपेक्षा क्या है? आए बैठे और बोले मोदी जी के खिलाफ अपन सबको मिलकर लड़ना है, इतने तक ही रहे, या राहुल गांधी के चेहरे के संदर्भ में इनको एक राय बननी चाहिए, एक राय देश के सम्मुख आनी चाहिए, इसकी जरूरत आप महसूस करते हैं श्रवण जी? देखिए हिमांशु जी, मैंने शुरू में कहा, फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत मुश्किल काम है जी। मैं, ये एक कागज है मेरे पास, मैं सीटों के आंकड़े गिन रहा था जी बहुत ही मुश्किल काम है जी एक उम्मीदवार के खिलाफ एक खड़ा करना, ये लगभग असंभव काम है। लगभग असंभव सा काम है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, मुकेश त्यागी जी के पास हम दूसरे चरण में फिर पहुंचेंगे। श्रवण जी ने कई सारे सवाल उठा दिए हैं, मुझे उम्मीद है उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए ना उनका जवाब देने के लिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रैपिड फायर कर दिया श्रवण जी ने। तो मुकेश जी को थोड़ा समय देते हैं और आपके पास आते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं, कहां कमी रह गई राहुल गांधी के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में देश को स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे विपक्षी नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, असमंजस है, क्यों है? क्या कहते हैं सुरेश जी?
दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। ये असमंजस ना हम में है, ना विपक्षी दलों में है, और ना ही हम इस वक्त नेतृत्व करने की या प्रधानमंत्री के पद पर कौन काबिज होगा इसकी बात सोच रहे हैं। इस वक्त हमारी सोच है देश को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की, देश के लोगों को महंगाई की मार से, बेरोजगारी की मार से और सीमा पर सुरक्षा बात करने की, और देश की संवैधानिक। जी, आप तो बड़ा निराश कर देते हैं कई बार अपनी ऐसी भाषा शैली के साथ में आप संवाद करते हैं, आपको लगता है किसी में बहका दे हमें। अरे भाई, हमारा सीधा सवाल है, अपने नेता के प्रति इतना विश्वास है आपको? राहुल गांधी पे आपका भरोसा नहीं है कि अगर राहुल गांधी का नेतृत्व होगा तो देश में एक उम्मीद जागेगी, देश में एक आशा जागेगी, देश में एक विश्वास जागेगा, देश में एक उत्साह आएगा? आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। अरे राहुल गांधी वांधी छोड़ो, नेतृत्व छोड़ो, भाई हमारी चिंता तो ये है, ये राहुल गांधी के प्रति आपका ही इतना विश्वास है तो बाकी दलों से हम उम्मीद कैसे करें? या सुनील राजपूत जी आग्रह करेंगे बाकी नेता समझें, बाकी दल समझें, देश राहुल गांधी को चाह रहा है, इसलिए राहुल गांधी के साथ आइए, देश को नए सिरे से आगे बढ़ाइए। क्यों सुनील राजपूत जी आप इतना सहम जा रहे हैं ये कहने में? कुछ आप पानी में कितना भी लाठी मार लीजिए, अब पानी अलग नहीं होने वाला, चूंकि मोदी वर्सेस मुद्दे होगा। राहुल गांधी जी हमारे नहीं, देश की सामान्य जनता के इस वक्त नायक हैं और नायक रहेंगे। वो उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वयं कहा है कि आज देश को यूनाइटेड विपक्ष है। अब तक फ्रैक्चर्ड विपक्ष होता था, यूनाइटेड भाजपा होती थी। अब आप इस चीज को देखें, कर्नाटक से फ्रैक्चर्ड भाजपा दिख गई है। अब मध्य प्रदेश में 3 भाजपा हैं, एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है। अब एक आपस में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे लोग आने, दीपक जोशी, कैलाश जोशी जी के बेटे जैसे लोग आने शुरू हो गए हैं, आपके सामने है। ये भगदड़ मचनी है, यहां पर भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, कहीं जहां आप उठा लीजिए आप राज्यवार, जिस समय आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो निश्चित तौर पर पहली बात यह आएगी कि राज्य का नेतृत्व सारा का सारा मुझे एक बात बताइए, ये वो नाराज भाजपा, वो महाराज भाजपा और वो शिवराज भाजपा आपको दिखाई देती है? वो पायलट कांग्रेस, गहलोत कांग्रेस आपको नहीं दिखाई देती है? भूपेश जी कांग्रेस और सिंहदेव जी कांग्रेस आपको दिखाई नहीं देती है? मतलब थोड़ा समझ नहीं पाया ना मैं, मतलब देख क्या रहे हैं अपन? अरे भाई, मैं दोनों चीजें बताता। तो पहले मेरी नरेंद्र मोदी जी पर हमला होने लगता, बोल देते हैं बीच में, हमें डर जाते हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी का हमला तो झेल ले मुकेश जी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर चल चुका है, ये बात मैं नहीं, आरएसएस के लोग भी कह रहे हैं। 10 दिन जो शख्स मणिपुर को छोड़ करके, जलते हुए मणिपुर को छोड़ करके, जो अपने ऊपर लाइट लगा करके, जो अपनी फोटोएं लगा करके लगातार कर्नाटक में बैठा और उसने कहा हो कि मैं ही सब कुछ हूं, उसके बाद उसके अहम को तोड़ने का काम कर्नाटक की जनता ने आज किया है। कल मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, राजस्थान की जनता, तेलंगाना की जनता, जम्मू कश्मीर की और मेघालय की जनता करेगी, और 24 में सारे देश की जनता करेगी। अब आप आ जाइए हमारे ऊपर, हमारे अंदर मतभेद हैं, लेकिन वो मतभेद बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा में हो। सचिन पायलट हमारे यहां बात कर रहे हैं, नेतृत्व से भी बात हो रहे हैं, 11-12 तारीख में सारा मामला निबट भी जाएगा। लेकिन मतभेद होना स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन मतभेद होते हुए भाग जाना, जिस तरीके से ये लोग आपस में कर रहे हैं, वो हमारे यहां नहीं है। आप एक चीज को क्यों नहीं, आप लगातार अभी मजाक कर रहे थे मुकेश त्यागी जी, मुझे अच्छा, ठीक है, चूंकि इनके पास इतनी गंभीरता है, इससे ज्यादा गंभीरता है नहीं। आज की डेट में ये लोग चीन की समस्या पर बोलने को तैयार नहीं, अग्निपथ की समस्या पर बोलने को तैयार नहीं, महिला पहलवानों पर बोलने को तैयार नहीं। और श्रवण गर्ग जी के लिए मैं एक खाली और भी बता दूं, आज की डेट में बिल्कुल निर्लिप्त भाव से एक शख्स और उठा है भाजपा के अंदर से, भाजपा के अंदर से उठा है, भाजपा का कार्यकर्ता, राज्यपाल रहा है सत्यपाल मलिक जी। आज की डेट में आप देखिएगा कहीं ना कहीं वो भी अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे। किसान नाराज इनसे, पहलवान नौजवान नाराज इनसे, इनके साथ जाति संगठन इनसे नाराज, सामूहिक रूप से सारे लोग नाराज, और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हिंदू मुसलमान पर चुनाव होगा कि संसद के उद्घाटन के समय अपशकुन हो गया, उसी दिन का नाम वो आया, अपना हालन आया, भूकंप आया, उसी दिन महाकाल का दरबार पूरा गिर गया, आपके सामने है। उसके बाद जिस जिस तरीके की घटनाएं हुई, आप देखिए बिहार का पुल गिर गया,
आपके साथ महिला बच्चियों न्याय नहीं मिल रहा, ये अपशकुन ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के शुरू हो चुका है। मुकेश जी चिंता मत करो, राज्य बिहार की बात बताइए सुनराज, मुझे बिहार का पुल उड़ाना ये अपशुक्र आपके नीतीश कुमार जी की शासन व्यवस्था में गया, और अपशुक्र किसके लिए हुआ? भाजपा के लिए हुआ। क्या सुरेंद्र राजपूत जी, दलील तो काफी ठीक थी, ये बीच में तर्क ले आए आप। स्मृति ईरानी क्यों चढ़ी? स्मृति ईरानी ने इसी पुल का उल्लेख करते हुए कहा जिन्होंने पुल बहा दिया उनके यहाँ बैठने आ रहे हैं। दो चीजें समझ लीजिए सर, बहुत स्पष्ट जान लीजिए, देश सुकून होता है, भगवान जो है ये नहीं देखता कि राज्य में आप तो उसके बाद कह दो कि जिले का कलेक्टर कौन था, वहां किसका एमएलए था। नहीं, आज की डेट में डिजाइन था और इस पुल का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी ने दो बार दिल्ली से उद्घाटन किया इस पुल का, इसलिए तो गिरा। ये तो कहते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड और ये है एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आज की डेट में आईआईटी के सुरेंद्र राजपूत जी कहना कि पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया इसलिए नीतीश कुमार मतलब थोड़ी, जो उद्घाटन करता है उसके कारण पुल गिर जाता है। या क्या है सुरेंद्र जी, अब कहना है तो हम मान लेते हैं, क्योंकि देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के और वाकई विचारवान प्रवक्ता है। लेकिन इस बात पर डॉक्टर भारती मेहता को लगा कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। जी भारती जी, आपका हस्तक्षेप सुन ले। मासूरी का पुल की चर्चा, तो उसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि वो जो कंपनी बना रही है सिंगला की कंपनी, उसको बीजेपी केंद्र के द्वारा बिहार में तो बैन डाल दिया काली सूची में, मगर 8,000 करोड़ का काम दिया हुआ है। इसलिए ये कहना कि नीतीश कुमार जी बनवा रहे थे और गिर गया, जो कुछ भी रिपोर्ट्स आए हैं वो रुकी एक्सपर्ट्स कितने दी है। अरे माफ कीजिएगा भारती मेहता जी, पुल तो 14 महीने पहले भी गिर गया था, वो आईआईटी रोड की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और उसके बाद भी पुल का काम दोबारा शुरू हुआ और एक बार फिर बह गया। पर हमारा विषय पुल नहीं है, हमारा विषय तो विपक्षी एकता का पुल है। जानना ये चाहते हैं, क्योंकि मुकेश त्यागी जी के पास कई सारे सवाल है, मुझे उनके पास जाना है कि नीतीश कुमार इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं, प्रतिशोध के लिए, किसी और चीज के लिए? नरेंद्र मोदी के प्रति बड़ा प्रेम रहा है नीतीश कुमार का। वो भाजपा की एक बैठक हुई थी पटना में, उस समय पे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। किसके? गुजरात के। एक अखबार में फुल पेज का विज्ञापन दे दिया था भूकंप में मदद के संदर्भ में। नीतीश कुमार आडवाणी समेत सबका भोज रद्द कर दिया था, ऐसी मोहब्बत रही। तो ये जो एकता का प्रयास है, देश बचाने के लिए है या अपना प्रतिशोध चुकाने के लिए? भारती जी, एक बार दोहराएं। नीतीश कुमार ये प्रयास कर रहे हैं, देश बचाने के लिए कर रहे हैं या मोदी से अपनी दुश्मनी निभाने कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। ये जो कवायद है मुख्यमंत्री जी की, वो है पुलवामा शहीद की जो दशा हुई है के लिए, वो है अडानी पर जो कार्रवाई नहीं हो रही है उसके लिए, वो है कि देश की बेटियां जब गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं तब तो वो 10 किलोमीटर पे वो 23 अप्रैल से बैठी हुई हैं और आज 8 जून हो गया, उनकी आवाज नहीं सुनी गई। ये इसके लिए है। और ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं, देश में लगातार सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये वजह है। और इसके साथ आपने कहा, सच में माननीय नीतीश कुमार जी ने भी बीजेपी के साथ काम किया है, मगर वो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी, वो नरेंद्र मोदी की बीजेपी नहीं थी। और ये वो बीजेपी है। भारती जी, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ये बात तो सच है कि वो अटल जी की बीजेपी थी, पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में भी हिस्सेदारी किए थे। ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, आप कैसे इंकार कर देंगे? नहीं, वो नरेंद्र मोदी के साथ में नहीं थे। विचार कीजिएगा अपनी इस दलील पर। लेकिन मुझे आना है माननीय मुकेश त्यागी जी आपके पास, लंबी फेरिस्त श्रवण जी ने दी और आपको तो बड़ा संकट में डाल दिया भाई। किसी और में छपा हुआ होता और श्रवण जी उस पर सवाल कर देते तो आप टाल देते कि इनका तो काम ही है। पर जिससे आप प्रेरणा ग्रहण करते हैं, जिससे आप दिशा ग्रहण करते हैं, जिससे आप मार्गदर्शन पाते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजर के द्वारा ही आपकी 2024 की संभावनाओं पर पनीता फेर दिया गया है।
क्या कहते हैं आप इस पर मुकेश जी? अब तो इस कोशिश को गंभीरता से लेंगे या अभी भी उड़ा देंगे? संक्षिप्त में यही कहना चाहता हूं मंशू जी कि विपक्ष की स्थिति, जैसे श्रवण जी ने कहा कि इस बार अगर ये किसी प्रकार से विफल हो गए तो समझ लीजिए कि ये इनका ग्रैंड फिनाले होगा, राहुल गांधी जी का स्पेशली जी। इनको कर्नाटक में ऑक्सीजन मिल गई, हिमाचल में ऑक्सीजन मिल गई, नहीं तो ये वेंटिलेटर पे थी। मैं बताऊं, मैं कांग्रेस को केंद्रित नहीं कर रहा हूं, मेरा केंद्र बिंदु प्रश्न ये है कि तमाम पैनलिस्ट ने अभी एक भी यूनानिमसली ये नहीं कहा है कि विपक्ष का जो नेता होगा, जो प्रधानमंत्री का मुखौटा होगा, वो कौन व्यक्ति पहनेगा, वो कौन ऐसा व्यक्ति विशेष है जो प्रधानमंत्री ऑपोजिशन के लिए बनेगा। देखिए, इनका जो आधार है वो बहुत कमजोर है। आधार क्या है? आधार यह है कि मोदी जी को हटाओ, किसी भी तरीके से मोदी जी को हटाओ। राष्ट्र के प्रति समर्पण की बातें कर रहे हैं, पर इनका असली केंद्र बिंदु मोदी जी हैं और मोदी जी इनसे हटने वाले नहीं है। इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं जो मोदी जी का मुकाबला कर सके, तो वहां पर विफलता है। और कहें कि अगर कर्नाटक या स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो सेंट्रल इलेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो भी मैं समझता हूँ बुनियादी तौर से गलत धारणा है। मैं मुकेश जी आपको रोकता हूं, दो बातें हैं इसके संदर्भ में। एक तो आपने मेरे सवाल पर ध्यान नहीं दिया। भाई श्रवण जी ये बात बोले, आप खारिज कर दे, आपकी मर्जी है। सुरेंद्र राजपूत जी और भारती मेहता जी की बात को तो आप तवज्जो देने के लिए तैयारी नहीं, पर हमने सवाल किया भाई ये बात कोई और नहीं कह रहा, ऑर्गेनाइजर कह रहा है, 2024 के संदर्भ में कह रहा है। कर्नाटक के संदर्भ में आप सदमे में है, अभी तो उभर नहीं पाए, ये भी कह रहा है। क्यों कह रहा है? एक तो मुकेश जी आपसे इसके संदर्भ में उत्तर चाहिए बहुत स्पष्ट रूप से कि भाई इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है। ऑर्गेनाइजर जैसा मुखपत्र ये कह रहा है, भाई इसे भी नहीं गंभीरता से सुनेंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि आपने कहा कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। भाई चेहरा तो 2004 में भी नहीं था अटल जी के मुकाबले, पर इसके बावजूद भी भाजपा पानी मांग गई थी। 2009 में माननीय आडवाणी जी थे, फिर भी चेहरा विहीन आपको शिकस्त दे दी थी। तो 2024 के संदर्भ में चेहरे पे इतना जोर क्यों? अपनी सहूलियत के लिए चेहरा आ जाए और पूरी एजेंसियां लग जाएं, आपकी हसरत है, बात बन नहीं रही इसलिए परेशान हो रहे। दोनों के उत्तर दीजिए ना। नहीं, पहले का उत्तर यह है कि अगर इस प्रकार का विश्लेषण किया गया है तो हमको सच्चाई का सामना करना चाहिए, लेकिन वो निष्कर्ष नहीं है। अभी चुनाव बहुत दूर है और जो इस तरह से विपक्ष की स्थिति नजर आ रही है, वो तो देखिए काफी चीजों पे डिपेंड करता है कि विपक्ष किस प्रकार से पेश आता है, किस प्रकार से वो अपने मुद्दों को आगे बुनाता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखिए टीएमसी जो है लगातार गाली देती आई कांग्रेस को, अब कर्नाटक के चुनाव के बाद उन्होंने रंग बदला है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से नीतीश बाबू ने आरजेडी के साथ, जो कि चारा घोटाला में मतलब कन्विक्ट हुए हैं कई बार और अभी भी मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं, उनके साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। तो ये जो आपस में अंतर्द्वंद है कि आप समझते हैं कि बाहर नहीं आएंगे। और हम एक बार बताएं, लोग कहते हैं कर्नाटक हिमाचल में बीजेपी हारी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का भी इम्पैक्ट एक साल में पता लग जाएगा कि किस प्रकार से इनकी परफॉर्मेंस हिमाचल और कर्नाटक में है। उनके जिस प्रकार से उन्होंने सरकार बनाई है, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा कि किस प्रकार से वहां पे तमाम पॉलिसी पैरालिसिस होने वाली है। और जिस तरह से इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, क्योंकि ये सोच नहीं थे जीतेंगे, अब ये जीत गए, अब इनके गले में घंटी पड़ गई है। तो ये भी हमें एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव जो है आप देखेंगे सेंट्रल इलेक्शन में पड़ने वाला है। स्थानीय चुनावों को लेकर के आप केंद्रीय चुनावों को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जहां से रास्ता जाता है प्रधानमंत्री पद का, वहां पर हमारी स्थिति कितनी मजबूत है। तो ये तो देखिए, जो उन्होंने एनालिसिस किया है वो ठीक है, हम उसको ढंग से देखेंगे और चिंतन शिविर में उसका डिस्कशन करेंगे। तो कुल मिलाकर श्रवण जी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपने कितनी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की हो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी की, पर उनका हौसला और हिम्मत बना हुआ है। ऑर्गेनाइजर ने लिख दिया तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, अंतिम निष्कर्ष नहीं है, ये निष्कर्ष है मुकेश जी का। और बाकी उनका कहना है एंटी इनकम्बेंसी आएगी इन राज्यों में जिनको जीता है और उससे बात बन जाएगी। अब क्या कहते हैं श्रवण जी, अब भी आप मुकेश जी की हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे या मुकेश जी की हिम्मत के साथ रहेंगे? नहीं, मैं मुकेश जी की हिम्मत नहीं तोड़ रहा हूँ। मुकेश जी को मैं पिछली बार जिस तरह से सुना था डिबेट में, थोड़ा सा मुझे लग रहा है निराश हो रहा हूँ जी। आप ही की डिबेट में उनको सुना था जी, तो मुझे लग रहा है कि उनकी आक्रामकता थोड़ी, या तो मेरे प्रति प्रेम हो गया है या कुछ और कारण है। जी। देखिए,
ये स्थानीय चुनाव का मामला नहीं है हिमांशु जी। जी आप जितने उपचुनाव हैं पार्लियामेंट के, आप देख लीजिए, सारे के सारे, लगभग सारे विपक्ष ने जीते हैं। जी और कोई राहुल गांधी नहीं था। मंडी का देख लें, मैनपुरी का देख लें, जालंधर का देख लें, जालंधर का अभी हुआ है। जी और तो वो आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी का टेस्ट था। जो मुझे सबसे आपत्तिजनक जो बात लगती है और जिस पर मुझे भी, देश को भी चिंता करना चाहिए, कि एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता ये कह रहा है कि ये जो इनका प्रयोग है अगर फेल हो गया 2024 में, तो इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, इनका ग्रैंड फिनाले हो जाएगा। जी ये बड़ी अपमानजनक टिप्पणी है हिमांशु जी डेमोक्रेसी में, जी कि सत्तारूढ़ दल का जो प्रवक्ता है वो विपक्ष के एक प्रयास के असफल होने को कह रहा है कि ग्रैंड फिनाले हो जाएगा। जी विपक्ष का डर ही यही है हिमांशु जी। जी 2024 में अगर वो हार गए, और मुकेश जी के शब्दों में अगर कहें तो फेल हो गए, तो मैं जोड़ना चाहता हूं कि देश का ग्रैंड फिनाले हो जाए। ये जो आदमी है ना, जिसके ये कह रहे हैं मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये केवल मोदी को हटाना चाहते हैं। इनसे पूछना चाहिए, किसी अभी टाइम हो तो अभी पूछ ले कि मोदी को क्यों नहीं हटाना चाहिए। डेमोक्रेसी में विपक्ष का काम क्या है कि पूजा पाठ करे मोदी की, या सत्ता में जो बैठा उसकी क्या करे? मोदी आपके आराध्य हैं ना, वो सारे विपक्ष के तो नहीं है। आप पूजा करिए उनकी। मैं अपनी पहली बात पर आता हूं हिमांशु जी। इतना जबरदस्त संगठित प्रयास होने वाला है जिसमें तमाम नोएडा का गोदी मीडिया, तमाम अडानी अंबानी, तमाम नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स, पूरी की पूरी एक फौज है। अकेले मुकेश त्यागी नहीं है, पूरी की पूरी फौज है जो विपक्ष को हराना चाहती है और इस देश में तानाशाही लाना चाहती है। जो मुकेश जी कह रहे हैं ग्रैंड फिनाले, वो ये नहीं कह रहे हैं कि विपक्ष का जिंदा रहना जरूरी है, वो प्रतीक्षा है ग्रैंड फिनाले की। ग्रैंड फिनाले की प्रतीक्षा है। मेरा समय समाप्त हो रहा है श्रवण जी, तो अब इस बात को हम यही विराम देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल मिलाकर विपक्षी एकता की आधार भूमि तानाशाही बनने जा रही है, एकाधिकारवाद बनना जा रहा है, एक पार्टी का सिद्धांत बनने जा रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है। श्रवण जी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो विपक्ष ये जताने चेताने की कोशिश देश को करना चाहता है कि अगर भाजपा बनी रही, अगर नरेंद्र मोदी बने रहे, तो कुल मिलाकर देश में लोकतंत्र पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, ये बता रही है कि हम तो तैयारी 2047 में देश को विश्व गुरु बनाने का कर रहे हैं, और अगर हमें अभी रोक दिया गया तो देश को उस मुकाम तक ले जाने का जो सपना हमने देखा है वो अधूरा रह जाएगा। तो देखें, डर जीतेगा या संभावना जीतेगी, पता तो 2024 में चलेगा, लेकिन इन कोशिशों को लेकर हमारी बहस का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। नीतीश कुमार की कोशिशों को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि सबको उल्फत के मरकज पे लाऊंगा, कि सबको उल्फत के मरकज पे लाऊंगा, मैं एकता का दिया फिर जलाऊंगा। कंवल डिबाईवी ने जो ये बात कही थी नीतीश कुमार उसे करने की कोशिश में, देखें एकता का दिया जल पाता है या जलकर फिर बुझ जाता है। इंतजार रहेगा उनकी कोशिशों के परिणाम देखने का। पर बहरहाल अब समय है मुझे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।